अभी हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। उस इंट्रोडक्शन से कुछ पॉइंट लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ध्यान से अच्छी तरह से समझने पे इसमें मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। सुने अच्छी तरह से। जैसे अभी हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ रहे हैं। जैसे डुअल नेचर, डुअल का मतलब क्या होता है? डबल। डबल मतलब दो, और ये नेचर मतलब ये डबल नेचर की बात कर रहे हैं। तो यहां पता क्या चल रहा है कि मैटर हो या रेडिएशन, इस मैटर और रेडिएशन में डबल नेचर है। डबल नेचर वो कौन से हैं? वो है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। तो मैटर में भी दो नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, और रेडिएशन में भी दो नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब हमें समझना क्या है कि पहले बारी बारी से हम समझेंगे। तो पहले हम रेडिएशन की बात करते हैं। तो हम रेडिएशन को पढ़ने जा रहे हैं। रेडिएशन में भी आपको बता दें हम कि रेडिएशन में भी दो नेचर है। रेडिएशन समझना है, एक लाइट भी एक तरह का रेडिएशन। तो जो रेडिएशन का अभी हम बताएंगे प्रॉपर्टीज, वो लाइट में भी होगा। अब यहां ध्यान देने की बात है, इस रेडिएशन या लाइट में भी दो नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब हम इसको समझेंगे कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, इसका कैसे कॉन्सेप्ट लिया गया और कैसे इसके बारे में समझा गया। ध्यान से सुनेंगे। अभी हम जो कर रहे वेव नेचर, थोड़ा सा सोच ले यार। वेव नेचर जैसे आप लाइट अगर जलाते हैं तो लाइट फैलता है, ये हमें दिखाई देता है कि लाइट फैलता है। इसका मतलब लाइट में वेव नेचर है। हमें ये समझ में आता है कि लाइट में वेव बिहेवियर है। लेकिन अब ये सवाल है कि लाइट में पार्टिकल है, ये समझ में नहीं आता है। इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे कि लाइट में पार्टिकल नेचर है, वो पार्टिकल कहां है। तो हमें इस चैप्टर में मैक्सिमम हम पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन इस पार्टिकल नेचर को पढ़ने से पहले किस तरह से इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ, किस तरह से इसे डिजाइन किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा सोच लें। जैसे रेडिएशन के बारे में अभी आपको मालूम चला कि इसमें वेव भी है और पार्टिकल भी है, लेकिन अभी हम नहीं जानते हैं कि वेव पार्टिकल दोनों है। डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन 1675 न्यूटन्स explains a corpuscular theory of light. थ्योरी ऑफ लाइट 1675 में न्यूटन ने कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट बताया। मतलब प्रकाश की कणिका का सिद्धांत। कणिका, कण, कण मतलब पार्टिकल, मतलब इसकी अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल बिहेवियर का है। लेकिन इन्होंने जितना पार्टिकल बिहेवियर के बाद जो भी चीज बताया वो ज्यादा सही नहीं था। मैक्सिमम इनका थ्योरी गलत था। लेकिन इन्होंने इस समय ये बताया था कि लाइट में पार्टिकल्स हैं, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स सही नहीं थे। अब इसके बाद जो है हाइजेंस वेव आया। हाइजेंस वेव से यहां पता चलना शुरू हुआ लाइट वेव बिहेवियर का है। और उसकी एक्सप्लेनेशन के बाद 1801 में इन 1801 इंटरफेरेंस
इन्वेंट हुआ, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको हम लाइट में पढ़ेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, लाइट का एक प्रॉपर्टी आया इंटरफेरेंस, उसी में पोलराइजेशन और ये डिफ्रैक्शन, ये जो लाइट के 3 प्रॉपर्टी हैं, ये लाइट के वेव बिहेवियर को सेटिस्फाई करते हैं। ये वेव नेचर ऑफ लाइट गेट सेटिस्फाइड। ये देखिए, ये जो है, ये जो लाइट का ये पार्ट प्रॉपर्टीज है तीनों, और भी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान से समझे आप कि ये लाइट के जो तीनों प्रॉपर्टी हैं, ये लाइट के वेव बिहेवियर को शो करता है। इसका मतलब लाइट में तो वेव है। अब उसके बाद इन अर्ली पीरियड ऑफ ट्वेंटीथ सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बहुत सारे साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया। हम बता रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा इसमें मैक्सिमम पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही है, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस हुआ और ये सेटिस्फाइज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बता रहे हैं हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। लेकिन ये जान लीजिए आप कि ये 20th सेंचुरी के शुरुआत में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वेंट हुआ और ये जो है लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है यहां से मालूम चला लाइट का वेव बिहेवियर और यहां से आपको मालूम चला लाइट का पार्टिकल बिहेवियर। इसका मतलब है लाइट हैज बोथ बिहेवियर, वेव बिहेवियर एंड पार्टिकल बिहेवियर, दैट इज इट हैज डुअल बिहेवियर। ध्यान से समझेंगे। तो आप यहां क्या देखते हैं, फ्रॉम हियर we find that light has dual behavior or dual nature, that is wave nature and particle nature। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको मालूम चला कि लाइट में मतलब रेडिएशन में 2 तरह के बिहेवियर है, वेव बिहेवियर और पार्टिकल बिहेवियर। तो इसमें हमको ज्यादातर इसके पार्टिकल बिहेवियर को स्टडी करना है। और पार्टिकल बिहेवियर को आप कहां से देखें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से देखें। तो सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बात करते हैं। अभी हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, केवल हम समझा रहे हैं। आगे ये डिफाइन भी लिखेंगे, केवल डिफाइन अभी हम समझा देंगे, बोल देंगे। ध्यान दीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ये मान लिया जाए ये एक मेटालिक सरफेस है, इस मेटालिक सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है।
जब इस पर लाइट इंसिडेंट करता है या रेडिएशन इंसिडेंट करता है ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, तो ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इस पे इंसिडेंट करता है, तो ये होता क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं कि पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को निकालने के लिए इधर भी पार्टिकल आया होगा, तो ये क्या है, रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अरे सुटेबल फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हाई। एक चीज आपको मालूम है कि C बराबर न्यू लेमडा होता है, तो लेमडा बराबर होगा C बाई न्यू। वेवलेंथ, जहां फ्रीक्वेंसी हाई कहेंगे वहां वेवलेंथ को लो कहेंगे, तो कोई बोल सकता है हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन, या अगर आप चाहें तो इसके जगह पे आप बोल सकते हैं लो वेवलेंथ। अब देखिए बात को अच्छी तरह से समझेंगे कि जब इस पर आप करते क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे या लो वेवलेंथ का रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके मेटालिक सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एक और चीज समझेंगे, आपको मालूम है, आपने पढ़ा है कि E बराबर एच न्यू होता है। जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां एनर्जी भी ज्यादा है, तो आप बोल सकते हैं हाई एनर्जी भी। अगर आप हाई एनर्जी का लाइट इस पे इंसिडेंट करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है मतलब पार्टिकल बाहर निकल जाता है। तो इस पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए निश्चित तौर से यहां पे पार्टिकल होना चाहिए। मतलब लाइट और रेडिएशन मस्ट contains particles to eject particle. They are known as एनर्जी पार्टिकल्स, और इसको आप एनर्जी पार्टिकल कहेंगे। इस लाइट और रेडिएशन में कुछ पार्टिकल होने चाहिए, तभी आप ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को निकाल रहे हैं, और इसमें पार्टिकल है, और ये पार्टिकल को एनर्जी पार्टिकल कहा गया, और इसी को फोटोन भी कहा जाता है। एनर्जी पार्टिकल्स को ही फोटोन कहा जाता है, या कोई कोई इसको एनर्जी पैकेट भी बोलता है। इसका मतलब है कि इसमें ये पार्टिकल्स हैं जो फोटोन हैं। तो ये पार्टिकल्स एनर्जी पैकेट फोटोन इस पे इंसिडेंट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। ये इसका मतलब है कि पार्टिकल को निकालने के लिए, इसका मतलब इधर भी पार्टिकल होगा, इसका मतलब यह है कि लाइट कॉन्टेंस पार्टिकल, रेडिएशन कॉन्टेंस पार्टिकल। अब ये चीज समझेंगे आप, तो ये इसके पार्टिकल बिहेवियर को शो करता है। अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, व्हेन ए रेडिएशन और लाइट of suitable frequency incidents over a metallic surface, then free electron gets ejected out from its surface, then the process of ejection of electron is known as photoelectric effect। इस डिफिनेशन को हम आगे लिखाएंगे, ध्यान से सुनेंगे आप। तो सबसे पहला चीज ये अभी आपने देखा
तो इसमें आपको ये मालूम चला कि लाइट और रेडिएशन में पार्टिकल है, और ये पार्टिकल एनर्जी पार्टिकल्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं या फोटोन है। अब इसके बाद देखिए आप कि अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन पढ़ते हैं। ये जो रेडिएशन आता है इसके साथ ये एनर्जी पैकेट्स आते हैं। इसको आप एनर्जी पार्टिकल्स भी कहे अभी तुरंत, और यही एनर्जी पार्टिकल्स को आपने फोटोन भी कहा आपने, और इसका एक और नाम है क्वांटा। क्वांटा क्वांटाइजेशन से बना है, जहां नंबर की बात होती है वहां क्वांटा हम यूज करते हैं। तो यहां पैकेट्स, एनर्जी पैकेट के नंबर्स की बात हो रही है, यहां पैकेट्स का क्वांटाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे क्वांटा बोलते हैं। तो अब पहले फोटोन किसको कहा जाता है डिफाइन करते हैं हम। ये एनर्जी पैकेट्स है, the energy packets of radiation or light is known as photon. It is also said to be एनर्जी पार्टिकल्स, पैकेट कहिए या पार्टिकल्स कहिए, और क्वांटा। इसे आप एनर्जी पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं या इसे आप क्वांटा भी बोल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। इट इज एनर्जी पैकेट्स और एनर्जी पार्टिकल्स। ये एनर्जी पैकेट है या एनर्जी पार्टिकल है। दूसरा पॉइंट, ये हमेशा सीधे रेखा में चलता है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट होता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है, बिल्कुल ये उसी तरह से मूव करता है। उसका इसका भी प्रोपगेशन उसी तरह का होता है। इट ट्रेवल्स always in straight line, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करता है। तीसरा पॉइंट, इट्स स्पीड is equal to speed of light in space। इसका जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। जैसे एयर और वैक्यूम में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, वैसे फोटोन का भी स्पीड जो होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर और वैक्यूम में है। जैसे ये अपना मीडियम बदलने पे स्पीड का वैल्यू बदल देता है, वैसे फोटोन का भी स्पीड बदल जाता है।
द स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस with the change of मीडियम। क्यों? क्योंकि ये वेवलेंथ बदल जाता है ड्यू टू चेंज ऑफ वेवलेंथ। मतलब अगर आप याद रखेंगे, अगर आप मीडियम बदलते हैं तो आप याद रखेंगे कि लाइट का वेवलेंथ, रेडिएशन का वेवलेंथ चेंज कर जाता है, और वेवलेंथ चेंज करने से उसका स्पीड भी बदल जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। पांचवा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और लाइट, और फोटोन भी बोल सकते हैं आप, डज नॉट चेंजेस विथ द चेंज ऑफ मीडियम। अगर मीडियम बदलता है तो इसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, कांस्टेंट रहता है। ये आप याद रखेंगे। अब आप जानते हैं कि E बराबर होता है एच न्यू, तो न्यू भी कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है, और एच भी कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है। तो इसका मतलब एनर्जी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा, एनर्जी भी नहीं बदलेगा। Therefore, we can say that the energy of photon is definite। फोटोन का जो एनर्जी है वो डिफिनिट है, ये ध्यान रखेंगे आप। जो फोटोन का एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। द एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू, and they are directly proportional to each other। मतलब जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगेगा, E बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट H लगेगा, न्यू। वेयर H के बारे में जानते हैं कि H प्लांक्स कांस्टेंट है, और आप जानते हैं कि इस H का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। मतलब जो फोटोन का जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और उस एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए यहां बताया जा रहा है कि E बराबर एच न्यू फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ये फोटोन का एनर्जी। तो अब ये देखिए आप ध्यान से, आपको मालूम चला कि E बराबर एच न्यू होता है। और आप जानते हैं कि C बराबर न्यू लेमडा होता है। तो अगर आप न्यू का वैल्यू निकालें
तो सी बाई लेमडा होगा। एक चीज ध्यान रखिए आप, ई बराबर जो आपने देखा एच न्यू, तो एच न्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा। एच सी बाई लेमडा आप यहां लिख सकते हैं। तो अब ये जानते हैं एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। एच का भी अपना वैल्यू है, सी का भी अपना वैल्यू है। दोनों का वैल्यू अगर आप पुट करते हैं एच और सी का, और इसको ऐसा रखते हैं कि लेमडा जो है वो उसको आप नैनोमीटर में पुट करते हैं, तो नैनोमीटर में रखेंगे तो ये दोनों के सॉल्यूशन से ये 1240 आएगा। अब बटा में लेमडा को रखना होगा नैनोमीटर में, एनएम। तो ये दोनों का सॉल्यूशन जो है, और ये जो रिजल्ट बनेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखिए आप। इसको आप उतार लेंगे। अब देखिए, चाहे जो भी पॉइंट हो उसी में आगे 7वां 8वां 9वां 10वां जो भी हो पॉइंट आप लिखते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफिनिट। फोटोन का जो मास है वो डिफिनिट नहीं है, और आप बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड। फोटोन का जो मास है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन रिस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। हम ये जानते हैं कि रिस्ट मास जो होता है फोटोन का वो 0 होता है। बट द रिस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। उसके बाद एनर्जी ऑफ फोटोन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे, जैसे अभी हमने बताया था 1240 बाई लेमडा नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे आप। अब एक चीज हम यहां थोड़ा सा समझा दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। कैसे है ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप इधर देखिए, आपको ये रफ पार्ट बता रहे हैं हम। जैसे V बराबर आपको मालूम है कि W बाई Q होता है, तो W बराबर Q भी आएगा। ऑन कंपेयरिंग यूनिट कंपेयर करते हैं। W वर्क का यूनिट जूल, Q चार्ज का यूनिट कूलम, अब V वोल्टेज वोल्ट, पोटेंशियल वोल्ट। जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, माने कूलम इंटू वोल्ट की जगह आप जूल लिख सकते हैं। आपसे अगर पूछे आपको कि जूल कूलम वोल्ट क्या है, तो जूल है। तो इसका मतलब अगर ये एनर्जी है तो ये भी क्या है, एनर्जी। कूलम वोल्ट भी आप जान लीजिए एनर्जी का ही यूनिट है। अब खैर, अभी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात समझनी है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। 1.6 इंटू 1 तो 1.6 ही हो जाएगा, इंटू 10⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू वोल्ट के जगह क्या लिख सकते हैं, जूल।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल। इसका मतलब है कि अगर ये एनर्जी का यूनिट है तो ये भी किस चीज का यूनिट है, एनर्जी का। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं नोट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है वो एनर्जी का यूनिट है। उतार लेंगे इसको भी। Collision between photon and matter particle is perfectly elastic। मतलब एक फोटोन और मैटर पार्टिकल के बीच जो कॉलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक कॉलिजन के बारे में आपने 11th में पढ़ा था। टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है। दैट इज इन दिस कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियली शुरुआत का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, बाद का टोटल काइनेटिक एनर्जी, दोनों बराबर होगा। टोटल मोमेंटम इनिशियली इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनली। माने शुरू का टोटल मोमेंटम अब बाद का टोटल मोमेंटम, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। उतार लेंगे। All photons are neutral in nature because they are not deflected by इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये न्यूट्रल नेचर का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसके बाद ईच फोटोन हैज definite momentum and it is related as, इसका रिलेशन ऐसे बता रहे हैं हम। आपको मालूम है कि एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर h न्यू होता है पहले क्वेश्चन। लेकिन आइंस्टीन ने यह बताया था कि कोई भी रेडिएशन का एनर्जी आप निकालना होगा, but we know that हम ये जानते हैं कि कोई भी रेडिएशन का एनर्जी आइंस्टीन के अकॉर्डिंग E बराबर mc² होता है। तो ये भी वही रेडिएशन का एनर्जी है
और ये भी वही रेडिएशन का एनर्जी है। आप चाहे तो इसको बराबर लिख सकते हैं, ये भी ई बराबर आप चाहे लिख सकते हैं m इंटू सी स्क्वायर बराबर h न्यू। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब देखिए, आपको मालूम है c बराबर न्यू लेमडा होता है, तो यहां न्यू है तो न्यू का वैल्यू निकाल दीजिए c बाई लेमडा। फोर मान लीजिए, फ्रॉम 3 and 4 m इंटू सी स्क्वायर बराबर h। न्यू की जगह क्या लिखेंगे, c बाई लेमडा। एक c से ये एक c कैंसिल, तो यहां क्या मिला, m इंटू सी बराबर h बाई लेमडा। h बाई लेमडा। अब देखिए, यहां से आप चाहें तो आपको मालूम है, अच्छा लाइट जो चलता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है तो स्पीड वेलोसिटी बराबर होता है, ये आप याद रखिए। तो आप जानते हैं मोमेंटम बराबर मोमेंटम p होता है, p बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। आप चाहे तो वेलोसिटी की जगह स्पीड भी लिख सकते हैं, m, ये मास m लिखे, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि फोटोन जो होता है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या मानते हैं, c, m इंटू सी। इसको आप चाहे तो यहां पे आप क्या करेंगे, फिफ्थ इक्वेशन मान लें और इसको 6 मान लें, फ्रॉम 5 and 6 m इंटू सी की जगह p लिख सकते हैं, p बराबर h बाई लेमडा। यहां से आप चाहें तो मोमेंटम तो ये तो निकल गया, तो लेमडा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेमडा बराबर h बाई पी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, आगे इसका हम लोग यूज करेंगे। उतार लेंगे इसको अच्छी तरह से। अब अगर आप लाइट का या रेडिएशन का इंटेंसिटी चेंज करते हैं या बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटोन इंक्रीजेस, लेकिन एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, व्हेन इंटेंसिटी of radiation or light changes, then the number of photon ejected from metallic surface also gets increased, but energy remains unchanged, लेकिन एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से सुनेंगे, अच्छी तरह से इसको समझेंगे। थैंक यू।